नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एक से दो सवाल फिक्स न पूछे जाएं, ये हो ही नहीं सकते। ये बात कर रहा हूँ अभी लेटेस्ट जो एसएससी का ट्रेंड, मैंने एसएससी जेई का आंसर की चेक की जो टोटल 9 सेट में हुआ था। प्रत्येक सेट में 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं जनगणना से। तो इसी टाइप से आने वाले आपकी अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहा, फिर सीजीएल, एमटीएस। तो 2024 में एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए एक जो फिक्स सवाल बनता है, एक से दो सवाल प्रति शिफ्ट है, वो आपका सेंसस का है। और सेंसस में भी 2011 से काफ़ी सवाल आपके रिपीट किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं अभी एसएससी जेई एग्ज़ाम जो 9 सेट में हुआ है। 9 सेट में टोटल 22 क्वेश्चन जनगणना के पूछे गए हैं। मैक्सिमम 2 सवाल तो हर सेट में है ही है, कुछ सेट में 3 सवाल भी पूछे गए हैं। तो डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, यानी एक सवाल जनगणना का पूछे हैं तो उससे आपके 10 सवाल कवर हो जाएंगे, जो आने वाले एसएससी 2024 के प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो एंड तक आपको बने रहना है। सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ पर सवालों का, जो आपके अभी जून 2024 में पूछे गए हैं जनगणना के। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर 142 करोड़ वर्तमान में भारतीय जनसंख्या में अपने आप को स्थापित करने के लिए, सरकारी नौकरी फिक्स करने के लिए आपको करनी पड़ेगी मैक्सिमम प्रैक्टिस। और अभी आप इस वीडियो को आज देख रहे हो आज के अंतिम क्षणों में, तो आप हो एक लक्की व्यूवर, क्योंकि आज आपके बेहतरीन ऑफर की लास्ट डेट है जहां से आप प्रैक्टिस करके 50% एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। बात कर रहा हूँ टेस्ट टू पास प्रो की। यहाँ पर अर्ली पास प्रो आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 12% डिस्काउंट मिल जाएगा और लोवेस्ट प्राइस में अभी सेल चल रही है। पूरे जून मंथ में ये ऑफर पहली बार देखने को मिला लोवेस्ट प्राइस का। और दोबारा इस टाइप के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ये महीनों में ऑफर, 1 से 2 महीनों में इस टाइप से ऑफर आता है। तो लंबा इंतजार करें, उससे अच्छा है आज अभी कुछ घंटों का समय बचा है। तो अभी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के एंड में दोबारा आपको याद दिला दूंगा, टेस्ट टू पास प्रो ज्वाइन करने से आपकी जितने एग्जाम्स आते हैं इंडिया में, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो उन सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम जैसा माहौल, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। और आप मॉक टेस्ट देकर उनका एनालिसिस करो, कहाँ बार बार आप गलतियाँ कर रहे हो। इस प्रकार की चिल्ली मिस्टेक आप सुधारते हुए तैयारी करेंगे तो जरूर आपका रैंक आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं कैसे पास प्रो ज्वाइन करना, डेमो वीडियो चेकआउट कर लेना। फिलहाल सवाल देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है। सबसे कम लिटरेसी रेट आपको पता है बिहार की है। आपको पूछा सेकंड सबसे कम, तो वो अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। थर्ड पूछ रहे तो आप कहेंगे राजस्थान की, और चौथे स्थान पर झारखंड है। तो सबसे कम साक्षरता बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो डायरेक्टली अब ये नहीं पूछा जा रहा कि सबसे कम किसकी है। तो कम से कम आपको 5-6 सबसे अधिक और सबसे कम का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं पूरे राज्यों की साक्षरता दर आपको बता देता हूँ। जैसे भारत की लिटरेसी रेट आप देखेंगे इंडिया की है वो 74% है, 74.04% इंडिया की है। उसमें मेल फीमेल की अलग से पूछी जाती है, तो इस वीडियो में भी आपको जेई में भी मिल जाएगा। 82.14% है वो आपके पुरुष साक्षरता, महिला है 65.46%। आपको सवाल पूछ रहे हैं 2001 की साक्षरता की तुलना करें तो कितनी साक्षरता बढ़ी है, तो 74% हुई है ना, वो बढ़ गई है 8.66%। क्योंकि उस समय 65 पॉइंट कुछ 38% के आसपास आपकी साक्षरता थी इंडिया की 2001 में, तो ये बढ़ी 8.66, यानी 65.38 से बढ़कर 74.04 हुई। अब इसमें सबसे अधिक लिटरेसी है आपकी केरला की 94%। पुरुष में भी सबसे अधिक आपको पूछे तो आप कहेंगे केरल की सबसे अधिक है 96.11, और महिला में सबसे अधिक पूछेंगे तो आप कहेंगे केरल की है 92.07। और ये बढ़ी कितनी है 2001 की तुलनात्मक रूप से आपको दे रखा, जो आप पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो। आपको पूछ रहे सेकंड सबसे अधिक साक्षरता है स्टेट और यूटी दोनों में, तो वो आपकी लक्षद्वीप की रहेगी, और यूटी में तो लक्षद्वीप की है ही है सबसे अधिक, और यहाँ पर आपकी 91.85 है। नेक्स्ट आपके राज्य में सेकंड पूछ रहे सबसे अधिक साक्षरता, तो मिजोरम की है। केरल के बाद मिजोरम है, मिजोरम के बाद गोवा है, गोवा के बाद त्रिपुरा है। यानी KMGT, जीटी रोड के किलोमीटर आपको जाना है KMGT। तो साक्षरता के लिए आप KMGT करेंगे, यानी केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये हाईएस्ट वाले हैं। उसके नीचे आप कहेंगे सेकंड सबसे अधिक साक्षरता किस यूटी की, लक्षद्वीप की सबसे अधिक है, सेकंड यूटी में आपकी दमन दीव की हो जाएगी। तो ये टॉप वाले आपको दिल्ली का पूछ रहे हैं, तो क्योंकि अपनी राजधानी है तो 86.21% साक्षरता है। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे, जो आपको पूछा गया है कि सेकेंड सबसे कम किसकी है। बिहार की सबसे कम 61.80 है, अरुणाचल प्रदेश की सेकेंड 65.38 है, राजस्थान की थर्ड 66.11, फिर झारखंड की
चौथे स्थान पर कम, फिर आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सबसे कम साक्षरता यूटी के केस में। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? देखिए सवाल किस टाइप से पूछा गया, 1901 का पूछ लिया भाई। 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1901 में थी भारत की जनसंख्या 238 मिलियन। अभी तो बिलियन हो चुकी है, उस समय थी 238 मिलियन। कहने का मतलब 23.8 करोड़ के आसपास थी 1901 में। अब धीरे धीरे किस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ती है आप यहाँ पर देखेंगे। 1901 में 238 मिलियन, उसके बाद यहाँ पर 25.2 करोड़ यानी 252 मिलियन हो गए। 238 से 252 कब? 1911 में। यानी हर 10 साल के अंतराल में आपकी जनगणना काउंट की जाती है। 1921 में कितनी हुई? 251.3 मिलियन। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो आपको कमी देखने को मिल रही है, इसका आगे अपन देखेंगे, सवाल भी है। तो 1911 में 252.1 मिलियन और 21 में 251.3 मिलियन। फिर 31 में देखेंगे तो 279 पॉइंट, एक तरीके से 27.9 करोड़। नेक्स्ट आपकी 41 में 318.7 मिलियन, 51 में 361.1 मिलियन, 61 में 439 मिलियन और 71 में लगभग 54.8 करोड़ हो गई यानी 548 मिलियन, 81 में 683, 91 में 846 मिलियन और 2001 में आपकी बिलियन क्रॉस कर दी यानी 100 करोड़ प्लस हो गई। और 11 में 121 करोड़ भारत की जनसंख्या काउंट की गई यानी 1.21 बिलियन। तो यहाँ पर ये सभी ईयर के आपके सामने है डाटा। और प्रथम जनगणना हुई ना, वो 1872 में शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। और जो नियमित अपन 10 साल के अंतराल में जनगणना काउंट करते हैं ना, वो 1881 से स्टार्ट हुई थी। उस समय रिपन का काल था, लॉर्ड रिपन के काल में 1900। अब देखिए ये जो 3 लाइन है ना, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आते हैं। 1901 से 21 की अवधि को भारत की जनसंख्या के विकास की स्थिर चरण की अवधि के रूप में जानते हैं। तो 1 से 21 की जो अवधि है ना, वो जनसंख्या स्थिर थी, एक तरीके से स्थिर चरण इसे कहेंगे। 21 से 51 की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में, स्थिर जनसंख्या की वृद्धि कहेंगे। 51 से 81 का जो दशक है ना, 1951 से 81, जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है जनसंख्या के संबंधित। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था? अब बाल लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनमें देखा जाता है कि 1000 लड़कों में लड़कियां कितनी हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के। तो यहाँ पर 919 थी यानी 919 लड़कियां 1000 लड़कों पर 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 919। वैसे अपना भारत का लिंगानुपात कितना है बाल लिंगानुपात के अलावा? तो वो है आपके 943। यहाँ पर आप बाल लिंगानुपात देखेंगे तो 2001 से बाल लिंगानुपात कम हो गया। 2001 में आप देखेंगे भारत का बाल लिंगानुपात 927 था और 11 में ये घटकर 919 हो गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंगानुपात किसका है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश में 972 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो है। उसके बाद हरियाणा में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है 834 है। हरियाणा में सबसे कम, ध्यान रखिएगा, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। वैसे हरियाणा में सबसे कम अपना भारत का भी लिंगानुपात है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है 900, सॉरी सबसे अधिक है। ये आपके केरल में जैसे सबसे अधिक है भारत में, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 972। ये एक फैक्ट है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में आप देखेंगे लिंगानुपात में बाल लिंगानुपात, तो अंडमान निकोबार द्वीप का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है 968 है। ठीक, यूटी में सबसे अधिक है अंडमान निकोबार। अब भारत की अपन साथ साथ बात कर ही लेते हैं कि 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। उससे पहले 2001 से ये बढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन बाल लिंगानुपात घटा है, 919 हो गया था 27 से, 933 था 2001 में और 10 साल बाद 943 हो गया। सेकेंड हाइएस्ट लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो पुदुचेरी का है 1037 है, क्योंकि केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है 1084 है। केरल का सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो 1084। उसके बाद देखेंगे तो पुदुचेरी का 1037 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला यूटी पुदुचेरी, और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो दमन दीव है 618। अब नेक्स्ट अपना देख लेते हैं, सवाल पूछा है जेई में, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई? तो साक्षरता दर का ऑलरेडी अपन ने देख लिया, केरल में सबसे अधिक साक्षरता, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, गोवा, यानी आप गए थे किलोमीटर से जीटी गए थे, यानी केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, और लक्षद्वीप यहाँ पर बीच में सेकेंड हाईएस्ट है। अगला सवाल जो एक तरीके से
ये कथन दे रखे हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य हैं, इसके संबंधित था। आज़ादी के बाद यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2/3 आबादी साक्षर है। तो 2/3 आबादी साक्षर है, ये फैक्ट है। हालांकि 2/3 क्या, 2/3 तो लगभग 66% होगा। 3/4 आप कह सकते हो, लगभग 75% आपको पता है। 74.04 आबादी साक्षर है और 2/3 से अधिक यहाँ पर कहेंगे आप। बाकी इसको सही माना स्टेटमेंट को आंसर की में। भारत में 2001 से 11 के बीच पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता की तुलना में तेजी से बढ़ी है, ये गलत है। महिला साक्षरता तेजी से बढ़ी है पुरुष साक्षरता की तुलना में। यहाँ पर आपको बता दूं, पुरुष साक्षरता में वृद्धि जो 2001 से 11 में हुई है ना, वो 6.29% पुरुष साक्षरता बढ़ी है और महिला साक्षरता बढ़ी है 11.3%, यानी ज़्यादा बढ़ी है महिला। और फैक्ट आपके स्टेटमेंट में दे रखा पुरुष ज़्यादा बढ़ी, जो गलत है। अब आपको बता दूं पुरुष और महिला साक्षरता का परसेंटेज 1 में क्या था और 11 में क्या है। 2011 में आप देखेंगे 74.04% भारत की साक्षरता, जिसमें पुरुष आपके 82.14 है और महिला है 65.46। ठीक है, तो 74 में से 82.14 पुरुष हैं और 65.46 महिलाएं। और 2001 में भारत की साक्षरता 65.38 थी, यानी ये 74 से 65.38 जो 8.66% है वो बढ़ी है, 74% ज़्यादा है, यानी 2011 में बढ़ी है। अब इसमें भारत की 2001 में पुरुष साक्षरता थी 75.85, उसमें थी आपके 82.11 में बढ़कर हुई है 82.14, 75.85 से 82.14 यानी 6.29 बढ़ी है। फीमेल की 1 में 54.16 थी और 11 में बढ़कर 65.46 हुई है, तो ये बढ़ी है आपके 11.3, जो सबसे अधिक बढ़ी है। तो लेकिन ये गलत दे रखा। भारत में 2001 से 11 के बीच महिला साक्षरता में लगभग 10.4% की वृद्धि हुई है, 10.4% से ज़्यादा हुई है, 11.3% इसका सही स्टेटमेंट है। तो ऐसे देखा जाए एग्जैक्टली तो यही भी डाटा सही नहीं लग रहा, बाकी इन्होंने इसको सही माना है पहले और तीसरे को। नेक्स्ट अपन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है। दूसरी सबसे अधिक राज्यों में आप कहेंगे, किलोमीटर से हम जीटी रोड जाएंगे, तो KM यानी केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो साक्षरता ही तो है, तो दूसरी सबसे अधिक केरल के बाद मिजोरम की है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ऐड कर दिया आबादी का। सबसे अधिक आबादी अपन लास्ट साथ साथ देख लेते हैं, सबसे अधिक आबादी किसकी है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल की। और सबसे कम जनसंख्या 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिक्किम की सबसे कम है, उसके बाद मिजोरम की है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, फिर गोवा की है। और एक सवाल SSC के एग्जाम में पूछा हुआ है कि 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले कितने राज्य हैं। तो 10 करोड़ से अधिक आबादी आप देखेंगे तो 3 राज्य यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है, महाराष्ट्र की 11.2 करोड़ है, बिहार की 10.4 करोड़ है, पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ से कम है 9.1 करोड़, उसके बाद आंध्र प्रदेश के 8.5 करोड़, फिर मध्य प्रदेश की, तमिलनाडु की, राजस्थान की, कर्नाटक की और गुजरात की 6 करोड़ है। अब नीचे आप देखेंगे सबसे कम आबादी है वो सिक्किम के 0.06 करोड़, मिजोरम की 0.1 करोड़ है, यानी लाख के अंदर है ये। अरुणाचल प्रदेश की 0.14, फिर गोवा की सबसे कम है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश का क्रम देखेंगे तो लक्षद्वीप की आबादी आपको सबसे कम देखने को मिलेगी, उसके बाद दमन दीव की। अब दमन दीव, दादर नगर हवेली एक हो गए, लेकिन 11 के सेंसस में नहीं थे। तो इस प्रकार लक्षद्वीप की सबसे कम, उसके बाद दमन दीव की, फिर लद्दाख की, और सबसे अधिक आबादी यूटी में आपके दिल्ली की है उस समय। पुदुचेरी यूटी तो पुदुचेरी की सेकेंड है, फिर चंडीगढ़ की, ये सबसे अधिक आबादी वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। हिंदू समुदाय में कितनी बड़ी है जनसंख्या 2001 से 16.8%। इसका पूरा अपन डाटा देख लेते हैं धर्म आधारित जनगणना का। तो हिंदुओं की ये जो पूरा डाटा आया है ना धर्म आधारित 2015 में आया है, हिंदुओं की कुल जनसंख्या आप देखेंगे तो वो हैं अपने टोटल पॉपुलेशन की लगभग 80% हिंदू है, 79.8 है एग्जैक्टली हिंदू। और 2001 से 11 में ये जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ी है 16.8%। इसी प्रकार आप देखेंगे अन्य धर्मों में तो मुस्लिम जनसंख्या है वो भारत की टोटल पॉपुलेशन की 14.2% है। जैसे अपन 121 करोड़ है, उसमें 96 करोड़ और 63 लाख हिंदू है, 17 करोड़ और 22 लाख मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी कितनी बड़ी है 1 से 11, जैसे हिंदू बड़ी है 16.8 और मुस्लिम आबादी बड़ी है 24.6%।
यानी यहाँ से ज़्यादा है। 24.6% मुस्लिम, हिंदू 16.8। इसके बाद और देखते हैं अपन, ईसाइयों की जनसंख्या है वो बड़ी है 15.5%। कितनी है? 2.3% टोटल आबादी की ईसाई है अपन। सिख आबादी टोटल आबादी के 1.7% है। अब थर्ड हाईएस्ट धर्म कौन सा है? तो आप कहेंगे ईसाई थर्ड हाईएस्ट है, 2.3 है। आपने यहाँ पर देखा 79.8, फिर 14.2, फिर 2.3% है। यानी और दशक की वृद्धि दर आप देखेंगे साथ साथ 1 से 11 में बढ़कर कितनी हुई? तो 15% लगभग ईसाई बढ़े हैं। सिख कितने बड़े हैं? 8.4% सिख बड़े हैं। 1.7% सिखों का यहाँ पर आबादी में योगदान है। बौद्धों की कुल जनसंख्या आप देखेंगे तो 1 से भी कम हो गई, 0.7%, और बढ़े कितने? 6.1 है। जैनी की यहाँ पर 0.4% आबादी, बड़े हैं 5.4%। सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं, परसेंटेज, जैसे पूरे राज्य में 100 लोग रहते हैं उनमें हिंदू सबसे अधिक किस में रहते हैं, इस प्रकार आप देखते हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है, यानी 95% हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी है। उसके बाद दादर नगर हवेली में 93% है, फिर ओडिशा में 93.63% है। अगला अपन सवाल नंबर 8 देखते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? तो 17.5% है भारत की जनसंख्या विश्व आबादी का 17.5% है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2020 के मध्य में भारत की अनुमानित जनसंख्या 138 करोड़ दर्ज थी, अभी यहाँ पर 142 करोड़ के आसपास है। 2021 में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.7% के आसपास 2021 में, लेकिन आपको 11 का पूछा है तो 17.5% है विश्व में। अभी भारत लगभग यूएन के अकॉर्डिंग टॉप पर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या अभी आपको बताया 79.8% हिंदू है, मुस्लिम है 14.2%, थर्ड हाईएस्ट है ईसाई 2.3%। ये आप देख सकते हो एक नज़र में, ईसाई है 2.3, सिख है 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4, अन्य धर्म और अनुशीलन 0.7%, धर्म नहीं बताया 0.2%। सवाल यहाँ पर है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार का मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। यानी अपनी जो जनगणना कराई जाती है वो गृह मंत्रालय करवाता है। और वर्तमान में जो जनगणना के हेड है ना, जिन्हें आप भारत की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के नाम से जानते हैं, तो भारत की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ये 1 नवंबर 2022 से पदभार पर है, इसी पद पर है मृत्युंजय कुमार नारायण। और दशक की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन आती है और जो जनगणना आयुक्त करवाते हैं। अगला अपना सवाल है, और जनगणना संगठन की स्थापना 1951 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है? वाक्य देखो आप, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़ न होकर 121 करोड़ 1.21 बिलियन है, 121 करोड़ है, जो कि गलत स्टेटमेंट दे रखा है। 1911 और 21 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, तो बिल्कुल ये सही बात है। 1911 में 252.1 मिलियन और 21 में 251.3 मिलियन, यानी जनसंख्या घटी है 11 से 21 के समय, तो ये बार आपको सही दे रखा है। 1901 और 51 के बीच भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 1.33% से अधिक नहीं हुई, बिल्कुल 1.33% से औसत वार्षिक वृद्धि आप देखेंगे ना जनसंख्या, यानी प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही, जैसे 10 साल में आप देखते हो 17.64 बढ़ गई, तो वार्षिक कितनी बढ़ी, तो यहाँ पर अपन 10 साल का भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा 1.7%। इसी प्रकार 1901 से 51 के बीच जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि देखी गई तो 1.33 से अधिक कभी नहीं गई है, वार्षिक 1.33 से कम ही रही है। इवन आप 1901 और 51 की तुलना करते हैं ना, जैसे 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी आपके 36 करोड़, और 1951 में थी 1951 में आपकी थी 36 करोड़ और एक में थी 23 करोड़। अब इन 50 वर्ष का गैप है 51 और 1 के मध्य, तो इन गैप को भाग दिया गया 50 वर्ष का, तो प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। 2 करोड़ नहीं, यहाँ पर ये गलत इंटरनेशनल फॉर्मेट में कर दिया इन्होंने, 24,56,183 प्रतिवर्ष बढ़ी, जब आप देखेंगे यहाँ पर 1 साल का गैप में। अब ये तो आपके नंबर्स हैं, और परसेंटेज का अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये लगभग 1.03% बढ़ी है, और बाकी ये नीचे वाले फैक्ट आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। और ये आपको बता दिया 1911 से 21 में भारत की जनसंख्या 0.31% कम हो गई। 0.31% कम होने का कारण उस समय प्लेग बीमारी थी,
प्रथम विश्व युद्ध भी था। मलेरिया जैसी महामारी के कारण महिला मृत्यु दर बढ़ गई थी। और 1921 को भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में महान विभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं। तो कमी हुई, तो 1921 के डाटा में कमी देखने को मिली, तो इसे जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। और 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर है 1.33% से घटकर 1.25% हो गई। यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो 1.33% पहले हो रही थी प्रतिवर्ष, वो घटकर 1.25% हुई, तो इसे लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, तो ये लघु है। और महान, जब दशक की वृद्धि दर में कमी देखने को, एक तरीके जनसंख्या आप कम हो गई, तो वो आपका महान विभाजन वर्ष है 1921 का वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपको सवाल दे रखा है, निम्नलिखित राज्यों को भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसे कि सबसे अधिक शहरी करण वाला राज्य है, सबसे अधिक शहरी लोग जहाँ पर रहते हैं वो गोवा राज्य है। यहाँ पर गोवा नहीं है। गोवा के बाद अब देखेंगे किस राज्य में शहरी आबादी कितनी है, उसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मैचिंग करानी है। तमिलनाडु की जैसे कि 48.45% है। तो आप देखेंगे 3 का डी कहाँ पर है, 3 का डी यहीं इसी पर है। तो एक राज्य का आपको पता होता है ना, उस केस में भी आप कर सकते थे। 3 का डी ये है, तो चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। यानी 1 का बी है, बिल्कुल 47.72% शहरी आबादी है केरल में। उसके बाद 2 का सी मध्य प्रदेश की है 27.63%, तमिलनाडु की 48.45 है, हिमाचल प्रदेश की एक तरीके से 10.04% है, जो सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश में शहरी आबादी का अनुपात सबसे कम 10% के आसपास। इसके बाद शहरी आबादी बिहार में सबसे कम है 11.3, फिर असम में 14.1%। तो सबसे कम शहरी आबादी है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में, यानी ग्रामीण यहाँ पर ज़्यादा है। अब आप देखेंगे 2011 की जनगणना में शहरीकरण का उच्चतम स्तर आपके दिल्ली में है। जो यूटी कहते हैं, राज्य कहते हैं, सबसे अधिक शहरीकृत जो यूटी राज्य है वो दिल्ली है फर्स्ट रैंक पर। राज्यों में, केवल राज्यों में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है वो आपका गोवा है। गोवा में शहरी आबादी है 62.2% है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की जो शहरी आबादी है वो 97.5% है, सबसे अधिक है 97.5 दिल्ली में। उसके बाद चंडीगढ़ में भी कम नहीं है, 97.25% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत हैं दिल्ली। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ है, दिल्ली 97.5, चंडीगढ़ 97.25% है। उसके बाद आप देखेंगे राज्यों में गोवा सबसे अधिक शहरी करते हैं 62.2 है। उसके बाद मिजोरम 52.11 है। अब गोवा के जस्ट बाद मिजोरम का नंबर आता है राज्यों में सबसे अधिक शहरी करता है। आपको जो विकल्प में तमिलनाडु दे रखा था, केरल दे रखा था। तमिलनाडु का आपको यहाँ पे याद रखना है, तीसरे स्थान पर सबसे अधिक शहरी करते हैं 48.4% तमिलनाडु है। केरल का 47.7% है और महाराष्ट्र का 45.2% है। तो ये सबसे अधिक टॉप 5 राज्य जिसमें शहरी आबादी अधिकतम है। अब देखिए शहरीकरण का आकार आप देखेंगे 2001 में जनगणना में शहरीकरण जो था वो 27.81% था। और 11 में जो भारत में शहरी और ग्रामीण आबादी को अलग की, तो शहरी आबादी बढ़कर हो गई 31.16%। यानी भारत में शहरी आबादी बढ़ी है तो ग्रामीण कम हुई है। ग्रामीण जैसे 68.84 हो गई, पहले 72 थी, तो अभी ग्रामीण आबादी 68.84 है और शहरी आबादी है आपके 31.16% शहरी और 68% ग्रामीण। नेक्स्ट आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरी आबादी है 10%। और नंबर्स के अकॉर्डिंग सबसे अधिक ग्रामीण निवासी हैं वो उत्तर प्रदेश में है। परसेंटेज में आपके यहाँ पर हिमाचल। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत की किस जनगणना में प्रस्तुत की गई? मानक शहरी क्षेत्र जनगणना 1971 में प्रस्तुत की गई ये अवधारणा कंसेप्ट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित महानगरों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महानगरों की जनसंख्या आप देखेंगे सबसे अधिक मुंबई की है, फिर दिल्ली की है, फिर कलकत्ता की है, यानी BAC आपका। तो ये B, ये C, A, ये C आपको क्रम पूछा है, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, कम से अधिक है तो कम से अधिक ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर महानगर की बात करें तो जिसकी आबादी 40 लाख है ना, वो आपके महानगर में काउंट हुआ 2011 में। भारत की जनगणना 2011 की 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार भारत के कुछ महानगर आप देखेंगे मुंबई महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है, 18 मिलियन प्लस है, 18 मिलियन से अधिक है मुंबई महानगर की। मुंबई के बाद दिल्ली महानगर 16 मिलियन, फिर कोलकाता है। तो मुंबई सबसे अधिक, दिल्ली, और थर्ड स्थान पर महानगर की जनसंख्या में कोलकाता है। उसके बाद चौथा स्थान चेन्नई, फिर बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत। ये आपके महानगर हो गए, टोटल 9 महानगर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी समूहों की संख्या, शहरी समूह अलग आबादी वाले हैं, 475 हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी समूह थे 384।
भारत की जनगणना 11 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व यानी एक वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? सबसे अधिक लोग कहाँ पर रहते हैं? तो आपको पता है दिल्ली है। दिल्ली के बाद आपका बिहार है, मोस्ट थिक की स्टेट, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, 1106 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का है, 1028 व्यक्ति रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद केरल का है 860। आपको यहाँ पर बिहार नहीं दे रखा तो सेकंड आपको पश्चिम बंगाल करना है 1028। ये भी नहीं होता तो फिर आप केरला करते। बाकी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपका दिल्ली का है, 11,320 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। सबसे कम आप देखेंगे ना, इसको तुलनात्मक रूप से देखेंगे कहाँ 1106 और कहाँ 17। जैसे सबसे अधिक लोग रहते हैं बिहार में एक वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में तो आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे एक वर्ग किलोमीटर एरिया में लोग, 17 व्यक्ति रहते हैं महज। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम। और 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले, एक एसएससी एग्जाम से सवाल आया कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, कितने राज्य हैं? तो 3 राज्य हैं 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, उसमें अरुणाचल प्रदेश 17 है, सेकंड मिजोरम का 52 है, थर्ड सिक्किम का 86 है। तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, फिर मिजोरम 52 और सिक्किम 86 है। यूटी में सबसे कम आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं 56 व्यक्ति। अब यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व आपने दिल्ली का देखा 11,320, उसके बाद चंडीगढ़ का है 9,258, राज्यों में बिहार का सबसे अधिक है, फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर केरल का है। भारत का जनसंख्या घनत्व है कितना? तो भारत का जनसंख्या घनत्व ओवरऑल है 382 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, जो कि 2001 से बढ़कर कितना हुआ है, 17.72% जनसंख्या घनत्व बढ़ा है और 17.64% जनसंख्या बढ़ी है भारत की। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? अब केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या आप देखेंगे ना, उसमें आपको पता है दिल्ली की सबसे अधिक आपने देखा ही है 97.5%। उसके बाद चंडीगढ़ की थी 97.25%। अब चंडीगढ़ की तो यहाँ पर है ही है, चंडीगढ़ इसमें भी है, चंडीगढ़ इसमें भी है, तो इन दो विकल्प में से एक करेक्ट है। तो चंडीगढ़ के बाद है दोस्तों पुदुचेरी की, तो ये पुदुचेरी और चंडीगढ़ का समूह करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे वैसे सबसे अधिक है दोस्तों वो दिल्ली के 97.5, चंडीगढ़ की 97.25, उसके बाद दमन दीव की 75.2 और फिर पुदुचेरी की 68.3। ये टॉप 4 वाले हो गए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? यानी 2011 में जब देखा गया 2001 के सापेक्ष तो जनसंख्या कम हो गई। कम हुई दोस्तों नागालैंड में, कितनी कम हुई? 0.5% जनसंख्या कम हो गई, नागालैंड में कमी देखने को मिली। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई? तो आप कहेंगे नागालैंड में सबसे अधिक तो कमी हुई, लेकिन बढ़ा कहाँ पर? जनसंख्या सबसे अधिक परसेंटेज में कहाँ पर बढ़ी? नंबर्स में नहीं, परसेंटेज में। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि आपको मेघालय में देखने को मिली। कितनी? लगभग 28% जनसंख्या बढ़ गई 2001 से 11 में। भाई 1/4 जनसंख्या बढ़ गई, उससे ज़्यादा इवन 27.95%। यूटी में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि आप देखेंगे ना, आधी आबादी बढ़ गई दादर नगर हवेली की। क्यों आधी आबादी? आप देखेंगे लगभग 56, आधी से ज़्यादा आबादी बढ़ गई, 56% आबादी यहाँ पर दादर नगर हवेली की भाई बढ़ गई। तो ये नगर हवेली ने बहुत ज़्यादा, हवेली में लोग आ गए 56%। और मेघालय में 28% बढ़ी, नागालैंड में कमी हुई। भारत में ओवरऑल कितनी बढ़ी? 1 से 11 में 17.64% बढ़ी है। अगला अपन सवाल देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो यूटी में आपने अभी देखा नगर हवेली, दादर और नगर हवेली में 56% के लगभग, और राज्य में मेघालय। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 1100 व्यक्ति से अधिक रहते हैं? तो बिहार में अभी आपने जान लिया सबसे अधिक रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यानी किस राज्य की जनसंख्या यहाँ पर सबसे अधिक है, उसके बाद कम कम करते हुए आपको बढ़ना है। तो ये सभी आपको बता चुके हैं। इनमें बिहार हो जाएगा, ओवरऑल में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार आता है। तो यहाँ पर लेकिन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नहीं है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आपको बताएं, लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र 11.2 करोड़ है। तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार आता 10.4 करोड़, और फिर पश्चिम बंगाल आता 9.1 करोड़। लेकिन यहाँ पर बिहार पश्चिम बंगाल के बाद
आपको जो स्टेट देखने को मिलेंगे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान देखने को मिल रहे हैं और उनके बीच में आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है। ये आपका सही क्रम है हाईएस्ट पॉपुलेशन का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या आपने देखा उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ और सेकंड आपने महाराष्ट्र देखा, तीसरा आपने बिहार देखा, फिर पश्चिम बंगाल। फिलहाल अंतिम सवाल देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या यूटी का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक। अब दूसरा पूछ रही है बार बार। सबसे अधिक लिंगानुपात आपको पता केरल का 1084 है, दूसरा पुदुचेरी का यहाँ पर 1037, ये बता चुका हूँ आपको। तो पुदुचेरी का सेकंड सबसे हाईएस्ट लिंगानुपात है। राज्य और यूटी दोनों की तुलना की है तो यूटी है, वैसे पुदुचेरी 1037 लिंगानुपात यानी 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तमिलनाडु का तीसरा सबसे अधिक या राज्यों में सेकंड अधिक है वो तमिलनाडु का 996 पुरुष हैं प्रति 1000, 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। फिर आंध्र प्रदेश का 993 है। तो 990 प्लस आप देखेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश के बाद मणिपुर, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये सभी 990 प्लस वाले हैं। इस टाइप से मेघालय और आप देख सकते हो गोवा का 973 है। और नीचे अब आना आपको ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से सवाल पूछे जाते हैं। तो इंडिया का लिंगानुपात 943 है। सबसे कम दमन दीव का लिंगानुपात 618, ये यूटी राज्यों में सबसे कम दमन दीव है। उसके बाद दादर नगर हवेली 774 है। उसके बाद चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है, अंडमान निकोबार है। वैसे राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 879 हरियाणा का है। तो सभी स्टेट और यूटी का लिंगानुपात आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ फाइल्स आपको रिवाइज करेंगे तो आपके आसान हो जाएगा उनको कंठस्थ करना, याद रखना, क्योंकि ये जो डाटा है इनको तो रटना ही पड़ेगा, कोई इसका उपाय नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रिकी अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। और प्रतिशिफ्ट यहाँ से आपको आने वाले समय में जो अभी आपका CHS का हो रहा है, फिर आपका MTS CGL आप देखेंगे तो 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे जनगणना के। तो आप कहेंगे ये तो लिमिटेड सवाल हैं 2000 अभी जो पूछे गए हैं जेई में। इसके अतिरिक्त आपको पूरे जनगणना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अब तक एसएससी ने पूछे हैं उनका एक अलग से वीडियो डाला हुआ है। आप सर्च करना सेंसस टॉप ट्रेंडिंग जीके, सेंसस टॉप ट्रेंडिंग जीके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। डायरेक्टली उस वीडियो को देख लेना, उससे बार सवाल नहीं जाएगा। यहाँ पर भी जो 22 सवाल है ना, 22 में से 18 सवाल लगभग प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। हाँ, 4 सवाल हैं वो नहीं थे तो यहाँ पर ऐड हो गए आपके। तो मैक्सिमम सवाल आपको प्रीवियस ईयर से जनगणना के मिल जाएंगे 2011 के और अन्य जो भी बनते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो चेक कर लेना, या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और हाँ, अब आप लास्ट तक बने हुए हो तो इस ऑफर का लाभ उठाते जाइएगा। TTG के कूपन कोड से टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन करना, लिमिटेड टाइम के लिए डील है। लोएस्ट प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। तो 50% तैयारी आप पास प्रो से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आपका रिवीजन है, सिलेबस है और कंटिन्यूटी है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।